तो आज वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास का अपना एक पोर्शन रोटेशन जो है उसको आज डिस्कस कर रहे हैं। ये वाला चैप्टर जो है वो थोड़ा सा मुश्किल माना जाता है, लेकिन इसके अगर मैं क्वेश्चंस के बारे में बात करूं तो लगभग 3 से लेकर 4 क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, जिसमें से लगभग 2 जो हैं वो हमारे फॉर्मूला बेस्ड ही होते हैं। तो पहले आज उन्हीं के बारे में डिस्कशन जो है वो हम करेंगे। तो 2 क्वेश्चन जो इसके फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं, वो फॉर्मूले क्या क्या यूज़ यहाँ पे हो रहे होते हैं उसको जान लेंगे एक बार, ठीक है। तो वर्ड जो है वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ योर रोटेशन। रोटेशन के बारे में डिस्कशन जो है वो हमने करना है, कैसे कैसे यहाँ पे चीज़ें बनती हैं, क्या कंसेप्ट जो है वो आपके पास यूज़ हो रहे होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम काम करते हैं तो सबसे पहले जो इस्तेमाल होता है दैट इज़ योर सेंटर ऑफ मास। सबसे पहले वाला जो है उसका नाम है सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ मास के बारे में अगर आप देखें तो चीज़ें जो हैं वो कैसे बन रही होती हैं। आपके पास एक जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास मान लिया हमने कितना m1 है, दूसरे वाला जो है जिसका मास जो है वो किसके बराबर है, m2 के बराबर है। एक m1 है और एक जो है वो क्या है, m2। हमने कंसीडर कर लिया कि m1 का जो पोजीशन वेक्टर है वो कंसीडर कर लिया कि वो कितना है, r1 वेक्टर, और m2 वाला जो है वो हमने कंसीडर कर लिया कि वो हमारे पास कितना है, r2 वेक्टर। 2 पार्टिकल सिस्टम जो है वो हमने मान लिया, एक का मास कितना है m1, एक का मास कितना है m2। m1 का पोजीशन वेक्टर कितना है r1, m2 का पोजीशन वेक्टर कितना है r2। तो इनका सेंटर ऑफ मास अगर मुझे बताना है तो इनका सेंटर ऑफ मास r वेक्टर से अगर मैं लिखता हूँ तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये हमारे पास 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए है। मान लो हमारे पास n पार्टिकल्स चले जाते हैं, तो ये तो किसके लिए लिखा हमने, फॉर 2 पार्टिकल सिस्टम। ये तो काम जो हो रहा है ये 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए है, 2 पार्टिकल सिस्टम। और नेक्स्ट अगर मैं वर्ड यूज़ करता हूँ तो अगला जो है फिर वो हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉर n पार्टिकल सिस्टम। n पार्टिकल सिस्टम के लिए अगर इस्तेमाल करेंगे तो चीज़ें जो हैं वो क्या हो जाएंगी। n पार्टिकल सिस्टम का यूज़ देखें तो कंसेप्ट जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, उसके बारे में अगर मैं बात करूँगा तो r वेक्टर जो है वो इसी कंसेप्ट को हम n के लिए खींच लेंगे, क्या हो जाएगा, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस 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 अप टू क्या है, mn rn वेक्टर डिवाइडेड बाई कितना है, m1 प्लस m2 प्लस 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 अप टू कहाँ तक है, mn तक। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है कि अगर मैं n पार्टिकल सिस्टम के लिए यूज़ करता हूँ तो यही फॉर्मूला जो है वो कहाँ तक खींच जाएगा, हमारा n तक चला जाता है, ठीक है। जिसके बेसिस पे मान लो एक बहुत बेसिक सा सवाल मैं कर लूँ कि एक पार्टिकल है जिसका मास जो है वो कितना है, 3 kg हमारे पास है, जिसका पोजीशन वेक्टर जो है वो कुछ भी गिवन है, मान लो वो गिवन है 2i माइनस 3j प्लस 4k। ऐसे करके पहले वाले का पोजीशन वेक्टर पता है। एक दूसरा मास है जिसका नाम क्या है, m2, जो कि कितना है, मान लो 6 kg। उसका पोजीशन वेक्टर मान लो दे रखा है, उसका पोजीशन वेक्टर कितना है, i प्लस j और प्लस कितना है 3k। इस तरीके से क्या दे दिया, दूसरे वाला जो है ना वो आपको दिखा दिया, ठीक है। तो अगर आपने इसका पोजीशन वेक्टर बताना है सेंटर ऑफ मास का, तो सेंटर ऑफ मास वाली चीज़ें क्या हो जाएंगी, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर डिवाइडेड बाई कितना है, m1 प्लस m2। ये बहुत बेसिक सा काम जो है वो आपने यहाँ पे देखा है, बहुत बेसिक सी चीज़ें जो है वो आपने करी। तो इस वाले प्रोग्राम को m1 कितना है 3, ये वैल्यू जो है यहाँ पे रखते हैं तो r1 की कितनी हो जाएगी, 2i माइनस 3j प्लस कितना हो जाएगा 4k। ये काम कर लिया प्लस 6 इंटू ये वैल्यू लिखूँगा तो कितना हो जाएगा, i प्लस j प्लस कितना हो जाएगा 3k डिवाइडेड बाई टोटल मास। इन दोनों का मास लिखा तो एक मास 3 है, दूसरे वाला मास 6 है। मल्टीप्लाई करके अगर इनको ऐड करके लिखते हैं तो 3 2 जा, ये वैल्यू जो है 3 2 जा 6i, फिर यहाँ वाला भी i ले लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 6i हमारे पास हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस का 9j और ये कितना हो जाएगा 6j। फिर बात करते हैं तो 12k और ये जो वैल्यू है ये कितना है 18k हमारे पास है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3 प्लस 6 करूँगा तो कितना हो गया 9। ये वैल्यू सोल्व करी तो ये आंसर कितना आ गया, 12i माइनस का 3j प्लस कितना 30k डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 9। दिस विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये काम जो है वो हमारे पास किसका बन जाएगा, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स जो है ना वो यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ें जो हम आपने करनी थी। अगला जो काम है, नेक्स्ट जो काम है उस पर अगर हम देखते हैं तो ये पोजीशन वेक्टर जो पता चल गया। इसी तरीके से अगर एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट्स बताने होंगे तो उनको भी हम बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। मतलब कि एक ट्राइंगल जो है मान लो आपको दिखा रखी है, इस तरीके से एक ट्राइंगल है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसके कोऑर्डिनेट्स जो हमारे पास
कॉर्नर्स हैं उन पे मासेस आपने रख रखे हैं, एक मास m है, एक मास 2m रख दिया और मान लो एक मास कितना रख दिया 3m। एंड यू आर गिवन विद कि आपको जो इसकी साइड है वो किसके बराबर दे रखी है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड है वो कितनी है a। तो a के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो इसके कोऑर्डिनेट कितने मान लिए, एक को ओरिजिन मानना पड़ेगा आपने, एक को ओरिजिन माना है तो ये कितना हो गया 0,0 हो गया। दूसरे वाले के बारे में बात करता हूँ तो मैं x में कितना आगे चला गया हूँ, x में मैं a आगे गया हूँ, y में गया ही नहीं हूँ, तो कितना हो गया 0। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं इस वाले कोऑर्डिनेट के बारे में, टोटल a है तो इस तरफ वाला कितना हो जाएगा a/2। तो x का कोऑर्डिनेट तो कितना पता चल गया, x का कोऑर्डिनेट पता चल गया a/2। इक्विलेटरल ट्राइंगल की ये साइड जो है ये तो पता चल गया कि ये जो है ये टोटल का हाफ होता है। परपेंडिकुलर के बारे में बात करूँगा तो ये परपेंडिकुलर किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा √3a/2। ये पता होता है हमें कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए ये जो साइड्स हैं ये किसके बराबर है, √3a/2 हमारे पास। इस तरीके से काम जो है ना वो कर लिया। अब इस वाले मास को हम 1 मान लेंगे, इस वाले मास को क्या मान लिया 2 मान लिया, और इस वाले मास को क्या मान लिया 3 मान लिया। एक मास 1 है, एक 2 है और एक मास क्या है 3। अगर मैं x का कोऑर्डिनेट बताता हूँ तो x का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने कर लिया कि x कोऑर्डिनेट बताना है तो m1 x1 m2 x2 m3 x3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। m1 एक मास कितना है m, उसका कोऑर्डिनेट x वाला कोऑर्डिनेट कितना है, ये क्या होगा x1, ये वाला क्या होगा x2 और ये वाला कोऑर्डिनेट जो है वो क्या बन जाएगा x3। तो a जो है वो तो किसके बराबर है, पहले वाला 0 है, दूसरे वाला मास 2m उसका कोऑर्डिनेट कितना है a, तीसरे वाला मास जो है वो कितना है 3m और इसका जो कोऑर्डिनेट है सर वो कितना है a/2 डिवाइडेड बाई टोटल मास, एक मास m, एक मास कितना 2m और एक मास कितना 3m। ये आंसर तो कितना हो गया 0। इस वैल्यू को सोल्व करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2ma प्लस 3ma/2 करूँगा तो 7ma डिवाइडेड बाई 2 और टोटल मास जो है वो कितना हो गया ये 6m हो जाएगा। m से क्या हो जाएगा m कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 7a डिवाइडेड बाई 12। ये काम जो है ना वो हमने कर लिया। कोई दिक्कत है इतने काम में नहीं है जी, ठीक है। ऐसे ही किसका कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, सिमिलरली y वाला कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो y वाली वैल्यूज़ ले लेंगे कि y वाली वैल्यूज़ जो है सर वो क्या बन जाएंगी m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3, ठीक है। तो काम जो है वो हमने क्या कर लिया, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3। ये कोऑर्डिनेट किसका आ जाएगा, y का कोऑर्डिनेट जो है ना वो हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। ये काम जो है वो आपने करा। नेक्स्ट अगला जो काम है सर उसके बारे में अगर हम काम करें तो ये बेसिक फॉर्मुलेशन के बेसिस पे ये काम जो है ना वो हमसे पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर अगर मैं बात करता हूँ तो अगली जो चीज़ें हैं वो हमने यहाँ पे सेंटर ऑफ मास वाला काम जो है वो कर लिया। फिर जो है वो हमारा यहाँ पे जो कंसेप्ट बनता है वो रोटेटरी मोशन के कंपैरिजन के बेसिस पे चीज़ें बनती है। मतलब कि हम जो चीज़ें पढ़ के आते हैं वो पढ़ के आते हैं किसके बेसिस पे, ट्रांसलेटरी मोशन जो है ना वो हम पढ़ के आते हैं। एक मोशन जो हमें पता है दैट इज़ योर ट्रांसलेटरी मोशन, और हम पढ़ना जो चाहते हैं वो किसको पढ़ना चाहते हैं, रोटेटरी मोशन को। एक ट्रांसलेटरी मोशन पता है और दूसरा कौन सा पता है, रोटेटरी मोशन पता है। तो चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे आपस में कन्वर्ट कैसे होती हैं ये एक बहुत बड़ा काम है, इस पर ध्यान देंगे। तो सबसे पहले जो काम सर यहाँ पे मास करता है, यहाँ पे कोई काम क्या करता है, मास क्या होता है m, वही काम रोटेटरी में जो करने लगता है उसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वो जो काम है वो कौन करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को किससे लिखा जाता है, I से लिखा जाता है। एक काम जो यहाँ पे करता है उसका नाम क्या है, मास। वहाँ पे जो वो काम करता है उसका नाम क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस तरीके से चीज़ें कर ली आपने। अगली जो बात है सर वो हमें क्या पता है, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें जिनको हम शुरुआत से पढ़ रहे हैं कि जो काम यहाँ पे मास करेगा वो यहाँ पे कौन करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। होता क्या है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो वर्ड है सर वो यहाँ पे क्या है, इनिशियल वेलोसिटी को u से लिखा जाता है। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ओमेगा नोट से लिखी जाती है, ठीक है। फिर फाइनल वेलोसिटी को v से लिखते हैं, यहाँ पे वो वर्ड जो है वो क्या बन जाता है, ओमेगा। एक्सेलरेशन a होती है, यहाँ पे जो वर्ड है वो एक्सेलरेशन के लिए क्या हो जाता है, अल्फा। डिस्प्लेसमेंट को s से लिखते हैं, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो वर्ड है वो क्या हो जाती है, थीटा। मतलब वो चीज़ें वहाँ पे ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। इस वर्ड को लिखता हूँ तो ये जो वर्ड है सर ये हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। इसको अगर मैं लिखता हूँ तो सर ये जो वर्ड है ये क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी जो एंगुलर है, एंगुलर इनिशियल वेलोसिटी। एंगुलर इनिशियल वेलोसिटी जो है ना वो वर्ड आपके पास बन जाएगा, ठीक है। ये क्या हमारे पास है, फाइनल वेलोसिटी है। तो वही वर्ड जो है सर वो क्या हो जाएगी, एंगुलर फाइनल वेलोसिटी। ये जो वर्ड है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एंगुलर फाइनल वेलोसिटी। ए जो वर्ड है सर वो हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन। तो अल्फ़ा जो वर्ड है सर वो हमारे पास क्या बन जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन बन जाएगा। ये यहाँ पे क्या वर्ड है, डिस्प्लेसमेंट है।
तो डिस्प्लेसमेंट जो है सर वो हमारे पास क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो थीटा जो है वो क्या हो जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। अब कुछ बातें जो हैं वो हमें पता हैं, जैसे कि अगर हम बात करना चाहें तो चीज़ें जो हैं वो आप सब क्या जानते हैं, मैं और आप जानते हैं कि सर ये जो वेलोसिटी v है, v जो वेलोसिटी है, इसको अगर आप लिखना चाहते हैं तो काम जो है वो हमारे पास क्या कुछ बनेगा कि चीज़ें जो हैं वो v अगर मुझे लिखनी है तो v अगर मैं लिखना चाहूँगा तो v का फॉर्मूला हो जाता है सर r इंटू ओमेगा, a जो है उसका फॉर्मूला होता है r इंटू अल्फ़ा, और s जो है s का फॉर्मूला होता है r इंटू थीटा। मतलब कि रोटेटरी वालों से ट्रांसलेटरी वालों में अगर आना है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, हम इन कंसेप्ट के लिए r से जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं। फिर हमने इक्वेशन पढ़ रखी सर, जैसे v इज इक्वल टू किसके बराबर है, u प्लस AT। तो यहाँ पे v को किसने रिप्लेस कर दिया, ओमेगा ने, और ये जो u है, u को किसने रिप्लेस करा, ओमेगा नोट। a जो है वो क्या हो गया, अल्फ़ा, और टाइम तो सर क्या रहता है, टाइम दोनों जगह क्या रहता है, सेम। बेटा ये जो है वेलोसिटीज़, ये मीटर पर सेकंड में होती है, ये भी किस में होती है, मीटर पर सेकंड में। एक्सेलरेशन किस में होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और s किस में होता है, मीटर में। थीटा किस में होता है सर, रेडियन में होता है। थीटा किस में होता है, रेडियन में। अल्फ़ा की बात करूँगा तो अल्फ़ा किस में होता है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ओमेगा भी किस में होता है, रेडियन पर सेकंड में, और ये भी जो है किस में होता है, रेडियन पर सेकंड में। तो अगर मैं बात करूँ तो v का फॉर्मूला पता है कि सर v बराबर है, किसके बराबर है, v u प्लस AT। तो v की जगह जो वर्ड मैंने यूज़ करा, v की जगह जो वर्ड यूज़ करा वो क्या हो जाएगा, ओमेगा, u की जगह ओमेगा नोट, a की जगह अल्फ़ा, और इंटू में कितना हो जाएगा t। इस तरीके से चीज़ें जो है ना सर वो आपको पता है। ये काम आपने कर लिया। नेक्स्ट अगला जो वर्ड है सर वो हमारे पास क्या हो गया, s के बारे में बात करूँगा तो s क्या है, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। इस तरीके से काम है। s की जगह क्या हो जाएगा, थीटा वो क्या लिख लिया, ओमेगा नोट t प्लस हाफ की जगह हाफ, a की जगह क्या है, अल्फ़ा, और इंटू में कितना हो गया, टी स्क्वायर। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने करना है, ठीक है। ऐसे ही अगली इक्वेशन देखेंगे तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर क्या है, 2as। तो v की जगह क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर, u की जगह ओमेगा नोट का स्क्वायर, 2 की जगह 2, a की जगह अल्फ़ा, और इंटू में कितना हो गया, थीटा। ये कंपैरिजन है, बड़ा बेसिक सा, एक बार इसको पढ़ेंगे फिर आगे चलेंगे। ये जान लिया। अब इसके बाद की चीज़ें जो हैं वो क्या होंगी कि ये वैल्यूज़ जो हैं वो आपको पता चली। फिर जो काम है वो हमने क्या करना है, और भी पैरामीटर्स बहुत सारे यहाँ पे होते हैं जिनके बारे में, ये पहला स्टेप है जिसमें आपने वेलोसिटीज़ वगैरह का रिलेशन जो है ना वो जाना है, ठीक है। ये बातें हमें पता चल गई। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ तो सर जो काम यहाँ पे क्या करता है, फोर्स करता है। अब ये दूसरी चीज़ें चलेंगी। जो काम यहाँ पे फोर्स करता है मूव करने का, वो काम यहाँ पे क्या करता है, टॉर्क करता है, ठीक है। टॉर्क को किससे लिखते हैं, टाउ से। सबसे पहले तो इनमें रिलेशन दूँ तो वो फॉर्मूला होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ठीक है। अब की बार आर इस तरफ मल्टीप्लाई होंगे। वैसे नॉर्मली बात करते हैं तो बेटा आपको क्या पता है, नॉर्मली हमें पता है सर फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को किससे रिप्लेस करा गया था यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। एक्सेलरेशन को किससे रिप्लेस करा था, अल्फा से। इस तरीके से काम कर लिया कि मास को मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, और ए को रिप्लेस किससे कर दिया, अल्फा से। ये पता चल गया। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे वर्ड जो है वो क्या होता है, लीनियर मोमेंटम मुझे कहना चाहिए। यहाँ पे जो वर्ड है वो क्या है, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को किससे लिखते हैं, पी वेक्टर से। तो यहाँ पे वर्ड जो है सर वो क्या हो जाता है, एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम जो है उसको हम किससे लिखते हैं, एल वेक्टर से। ये टर्मिनोलॉजीज हैं जो पता होनी चाहिए, जिनके बेसिस पे सवाल निकलेंगे। तो इस तरफ लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर क्रॉस पी हो जाएगा। जिसका एनालोगस है उसी को ही आर से मल्टीप्लाई करके आपने लिखा, ठीक है। जैसे इसका फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, एम इंटू वी। तो इसका फॉर्मूला जो है सर वो क्या बन जाएगा, आई इंटू ओमेगा बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से चीज़ होती है। तो लीनियर मोमेंटम जो है वो पता चल गया था, एंगुलर मोमेंटम जो है वो पता चल गया। नेक्स्ट अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो अब जो है वो हम काम करेंगे किसके बारे में, एनर्जीज़ के बारे में काम जो है ना वो हम थोड़ा सा देख रहे होंगे, ठीक है। कि अगली जो बात है वो वर्ड जो है सर वो हमारे पास क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हो गया। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू लिखता हूँ तो सर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे वर्ड आ जाएगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्या वर्ड आ जाएगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ की जगह हाफ, एम को रिप्लेस किससे कर दिया, आई से, और वी को रिप्लेस किससे कर दिया, ओमेगा से। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओके रुको, ये बात। नेक्स्ट जो बात है वो हमने क्या करनी है कि सर काइनेटिक एनर्जी को मान लो मैं ई के लिखता हूँ तो ये क्या हो गया, हाफ एम वी का स्क्वायर। तो इसमें हमने क्या सीख रखा है कि सर मास से मल्टीप्लाई और मास से ही क्या कर दिया, डिवाइड। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो क्या बन जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2m। और ये किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। हाफ एम वी स्क्वायर था, मास से मल्टीप्लाई मास से डिवाइड। तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 2m। इसको लिखता हूँ तो इसको क्या लिखेंगे, एम वी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 2m। एम वी किसके बराबर है, पी के। तो पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m
और पी स्क्वायर बाई 2m जो है सर वो किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं बेटा थोड़ी सी, ठीक है, ये चीज़ आपको पता चली। इसमें अगर मैं काम करूँगा सेम कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को मान लो ई के ही लिख दिया हमने, तो ये जो प्रोजेक्ट है ये क्या हो गया, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो मास से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि यहाँ पे मास को रिप्लेस किसने करना होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ने, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड कर दिया, तो प्रोजेक्ट जो वो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 2i। इसको अगर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आई ओमेगा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 2i। आई ओमेगा क्या है, आई ओमेगा एल है, तो एल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 2i। ये फॉर्मूला रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का आ गया कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बराबर है एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2i। ये बातें जो है ना वो आपको पता चल रही हैं। नेक्स्ट आगे अगर मैं बढ़ता हूँ तो अगला जो काम है सर वो क्या करना है, उस पर अगर मैं काम करता हूँ तो हमने सेकंड लॉ से क्या जाना है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या है, dp डिवाइडेड बाई dt के बराबर है। फोर्स का फॉर्मूला जो है आपने क्या जाना था, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स को किससे रिप्लेस कर दिया गया बेटे, फोर्स को रिप्लेस कर दिया गया है टॉर्क से, तो टाउ हो गया, और d बाई dt तो डिफरेंशिएशन तो सेम ही रहेगा, p को रिप्लेस कर दिया था किससे, l से, तो टॉर्क जो है वो किसके बराबर है, dl बाई dt के बराबर। ये चीज़ें काम आने वाली हैं तुम्हारी, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे हमने फिर क्या सीखा था, इफ़ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ओवर द बॉडी इज़ जीरो, एक्सटर्नल जो फोर्स है वो किसके बराबर है, जीरो, तो जीरो बराबर है किसके, dp बाई dt। कोई भी नंबर है जिसका डेरिवेटिव जीरो है, इसका मतलब वो वैल्यू जो है वो क्या है, कॉन्स्टेंट हमारे पास है, वो वैल्यू जो है सर वो कैसी होगी, कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यहाँ से हमने किसको जाना था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। LM का मतलब क्या है, लीनियर मोमेंटम वर्ड है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ़ टाउ एक्सटर्नल जीरो है, यहाँ पे टाउ एक्सटर्नल कितना है, जीरो, तो एक्सटर्नल टॉर्क अगर जीरो है तो वो किसके बराबर होगा, dl बाई dt के, तो ये जीरो के बराबर है, तो इसका मतलब L जो है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। L क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। L का मतलब क्या है, आई ओमेगा, और आई ओमेगा जो है सर वो क्या बन गया, कांस्टेंट हमारे पास बन गया। इस चीज़ के बारे में अब कंसेप्ट जो है वो हम जानेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो आपके पास है। तो अब तक के काम में जो आप जान चुके हो उस पर अगर हम ध्यान दें तो कंसेप्ट जो है वो सर हमने क्या देखा, एक हमने ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ा और एक जो है वो क्या पढ़ा, रोटेटरी। तो मास जो है वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाता है किससे, मास जो है वो रिप्लेस हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है उसको डिटेल में जान रहे होंगे। अगला जो काम जो हमने जाना है कि सर इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट हो जाती है, फाइनल वाली वेलोसिटी जो है वो क्या है, ओमेगा बन जाती है, ठीक है। अगली बात ए जो है उसको रिप्लेस कर देते हैं अल्फा से, एस जो है सर उसको रिप्लेस कर देते हैं थीटा से, टाइम सेम ही रहता है। जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उनको आपने चेंज करके देख लिया। फिर ये वाला कंसेप्ट जो है ना यहाँ वाला, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा कि फोर्स रिप्लेस हो जाता है किससे, टॉर्क से। लीनियर मोमेंटम रिप्लेस होता है किससे, एंगुलर मोमेंटम से, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर है, उसको रिप्लेस कर दिया किससे, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे मास से मल्टीप्लाई, मास से डिवाइड, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया से मल्टीप्लाई, उसी से क्या कर दिया, डिवाइड। तो आई इंटू आई करा तो आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 2i, तो ये एल स्क्वायर बाई 2i बन गया। ऐसे ही जो है सर वो हमने क्या जाना था, ऐसे ही जो है सर वो हमने जाना था किसको, हमने जो है वो फोर्स का फॉर्मूला जाना था कि फोर्स का फॉर्मूला क्या है, dp बाई dt। फोर्स को किससे रिप्लेस करते हैं, यहाँ पे टॉर्क से रिप्लेस करते हैं, और टॉर्क से जब रिप्लेस करते हैं तो चीज़ें जो है सर वो क्या बन गई हमारे पास, टाउ इज इक्वल टू dl बाई dt। फोर्स जीरो है तो p कॉन्स्टेंट, तो टॉर्क अगर जीरो है तो सर क्या बन जाएगा, l कॉन्स्टेंट। l का फॉर्मूला क्या बताया था बेटा, आई ओमेगा, तो आई ओमेगा जो है सर वो हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो मतलब कि इसको वर्ड जो नाम दिया गया ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये वर्ड जो ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये शब्द जो है ना वो हमने देखना है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में अगर मैं बात करूं तो एल जो है सर वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। एल अगर कांस्टेंट रहना चाहिए तो एल का मतलब क्या है, आई ओमेगा, तो आई ओमेगा जो है सर वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। एल जो है वो क्या होता है, आई ओमेगा, जो कि क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। और अगर ये कांस्टेंट रहना चाहिए तो सर मुझे क्या पता है कि I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू किसके बराबर है, I2 ओमेगा 2 के बराबर। आई ओमेगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। इसके बारे में बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, I1 बाई I2, जो कि किसके बराबर है, ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई ओमेगा 1। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने कर लिया। ये बात जो है ना सर वो आपको पता थी, ठीक है। इस तरीके से काम जो है ये आपने बना लिया कि I1 बाई I2 किसके बराबर है, ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई ओमेगा 1। इस कंसेप्ट को और आगे जब हमने बढ़ाया
ये तो पता चल गया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है वो मुझे पता है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है वो मुझे पता अगर चला है तो चीज़ें जो है वो हमें कुछ कैसे करनी है। कंसेप्ट जो है वो क्या कर लिया कि एल इजिकल टू आई ओमेगा था, आई ओमेगा कॉन्स्टेंट है तो जितनी वैल्यू 1 पे है उतनी वैल्यू कहाँ रहेगी 2 पे, तो I1 बाई I2 किसके बराबर है ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई ओमेगा 1 के बराबर है। इसके बारे में अगर मैं चर्चा करूँ तो काम जो है वो आपने क्या कर लिया कि I1 बाई I2 इज इक्वल्स टू किसके बराबर है ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई ओमेगा 1। ओमेगा को बेटा हम क्या जानते हैं, ओमेगा को जानते हैं 2 पाई डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड, तो ये T2 हो जाएगा, इसको लिखूंगा तो 2 पाई डिवाइडेड बाई कितना T1, 2 पाई से सर 2 पाई कट जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी T1 डिवाइडेड बाई T2 के बराबर। इस तरीके से प्रोजेक्ट आ गया कि I1 बाई I2 इज इक्वल्स टू किसके बराबर है ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई ओमेगा 1 और ये किसके बराबर है T1 बाई T2 के बराबर। ये कंसेप्ट है। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr स्क्वायर, तो m1 r1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा m2 r2 का स्क्वायर। ये जो ये वैल्यू किसकी आ गई मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बेसिस पे m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर, और ये प्रोजेक्ट जो है ना वो आपने कर लिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक के काम में? नहीं। इसके बेसिस पे सवाल आपसे लगातार पूछे गए हैं, और वो जो सवाल हैं जैसे कि एक पहली बात जो हमने पढ़नी है वो क्या कि आई ओमेगा इज इक्वल टू क्या है कांस्टेंट। आई ओमेगा अगर कांस्टेंट है तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या है कांस्टेंट डिवाइडेड बाई आई। तो किसी तरीके से अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा दिया जाएगा तो ओमेगा जो है सर वो क्या हो जाएगा कम। आई ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट है, आई बढ़ा दूंगा तो ये वैल्यू जो है सर वो हमारे पास क्या हो जाएगी कम जो है ना वो हो जाएगी। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ तो वो बताते हैं कि अगर कोई बंदा है इस तरीके से और उसने जो अब अपने हाथ फैला रखे हैं, हाथ फैला रखे हैं तो सेंटर से डिस्टेंस क्या है ज़्यादा है, ये डिस्टेंस आर जो है वो क्या कर दिया ज़्यादा कर दिया, आर ज़्यादा कर दिया तो सर क्या होगा आई बराबर है किसके एम आर स्क्वायर। आर बढ़ा दिया गया तो आई भी क्या हो जाएगा ज़्यादा, आई अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ओमेगा जो है सर वो क्या हो जाएगा कम। ठीक है, मतलब कि इंसान अपने हाथ को मतलब कि रोटेट कर रहा है किसी रोटेटिंग टेबल पे, तो अपने हाथों को अगर वो बाहर खींचेगा तो आई ज़्यादा हो जाएगा, आई ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी कम। अगर वो अपने आप को सिकोड़ लेगा तो इसका मतलब क्या होगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगी और ओमेगा जो है वो क्या कर जाएगी बढ़ जाएगी। वो अपनी एंगुलर वेलोसिटी कम ज़्यादा कर सकता है। इसके बेसिस पे अलग अलग फिनोमेना आपके पास हैं। वो कैट के लिए कहते हैं कि कैट अपने आप को जब वो जंप कर रही होती है, कैट जब जंप करती है तो अपने आप को ना फैला लेती है थोड़ी सी। फैलाने का मतलब क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या कर लेती है बढ़ा लेती है, तो उससे वो रोटेट नहीं हो पाती है, ओमेगा जो है उसकी क्या रह जाती है कम रह जाती है। ठीक है, कहीं जो है मतलब कि जब अलग अलग जो है जगह इसकी एप्लीकेशन देखने को मिली है। ठीक है, बैलेट डांसर के केसेस में इन चीज़ों को जो है वो आप देख रहे होते हैं। ठीक है, एक अच्छा सवाल जो है इसके बेसिस पे अगर मैं करना चाहूँ तो वो जो प्रोग्राम है सर वो हमारे पास क्या होगा, इफ़ अर्थ श्रिंक्स टू, अर्थ अगर श्रिंक कर जाए, अर्थ श्रिंक्स टू हाफ ऑफ रेडियस कीपिंग मास कांस्टेंट, कीपिंग द मास कांस्टेंट। अर्थ जो है वो अपनी रेडियस के आधे पे चले जाए और मास जो है उसका क्या रहे कांस्टेंट रहे। ठीक है, व्हाट ड्यूरेशन ऑफ डे, ठीक है, विल इट नाउ बी, व्हाट ड्यूरेशन ऑफ डे विल इट बी। अब जो है क्या ड्यूरेशन जो है वो हो जाएगी। ये सवाल जो है ना वो आपसे पूछा गया है कि क्वेश्चन ने क्या दे रखा है कि चीज़ें अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास दो डाटा है। एक जो डाटा है सर वो हमारे पास क्या है इनिशियल वाला है, और एक जो डाटा है सर वो मेरे पास क्या है फाइनल वाला। एक इनिशियल डाटा है, एक फाइनल डाटा है, जिसमें अगर मैं बात करता हूँ तो चीज़ें मुझे क्या पता है। पहले मास अर्थ का कितना है m, अब भी मास कितना है r। पहले रेडियस कितनी थी r, अब रेडियस घट के कितनी हो गई है r/2। तो पहले टाइम अगर कितना था 24 घंटे का टाइम था, तो अब नया टाइम बताओ कि अब नया टाइम जो है वो क्या हो जाएगा। ये आपका सवाल है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने क्या जाना है कि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क तो लगेगा नहीं। एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगेगा तो हमें क्या पता है कि I1 बाई I2 इज इक्वल्स टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से क्या बताया था ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1, और जिसको फिर हमने क्या पढ़ लिया था T1 डिवाइडेड बाई T2 पढ़ लिया था। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करा था कि I1 बाई I2 बराबर है ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 इज इक्वल टू T1 बाई T2। ये प्रोजेक्ट जो है ना सर वो हमने देखा था। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर है पहले, तो बाद में कितना हो गया m, r की जगह कितना हो गया r/2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू। टाइम पीरियड की बात करूँ तो पहले टाइम पीरियड 24 घंटे, अब टाइम पीरियड बताना है। m से m कैंसिल हो जाएगा। इसके बारे में बात करूँ तो ये क्या हो गया r स्क्वायर, इसकी बात करूँ तो r² बाई 4 ऊपर चला जाएगा,
ये 24 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा T2, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, 24 से ये कितने में कट जाएगा 6 पे, तो टाइम पीरियड T2 जो है वो कितने घंटे रह जाएगा, 6 घंटे का टाइम पीरियड जो है ना वो रह जाएगा। एक अच्छा सवाल है, इस पे जो है वो आप लोगों ने ध्यान देना है। कोई दिक्कत आ रही है तो उसको पूछेंगे कि काम जो है वो ये आपने करना था, कोई दिक्कत है यहाँ तक के काम में? नहीं है जी। ये बात जो है सर वो पता चली। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है वो हमें पता चल गया और इसके अनुसार जो है ये डाटा आपने बना लिया। फिर हमने जो पढ़ना है दैट इज़ योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सर एक वर्ड जो है वो आप बता रहे थे और वो वर्ड जो है वो क्या बता रहे थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता रहे थे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है सर उसको किससे लिखा जाता है, आई लेटर से लिखा जाता है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर मैं आई लेटर से लिखता हूँ तो चीज़ें जो है वो आपको क्या पता है कि सर ये रोटेशनल मोशन में काम आएगी। और क्योंकि ये रोटेशनल मोशन में काम आ रही है तो इस तरीके से काम जो है ना वो हमारे पास है। ये हमारे पास कोई भी एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन मेरे पास है जिसके आसपास जो है वो हमने क्या कर लिया, इस तरीके से कोई बॉडी जो है वो हमारे पास अवेलेबल है, इरेगुलर कोई भी शेप है जिसके पास कुछ मासेस जो है वो हमने ऐसे रख रखे हैं कि ये मास जो है वो m1 है, एक जो मास है ये क्या है m2 है, ये वाला मास जो है वो क्या है m3। इस तरीके से एक मास जो है वो यहाँ पे मान लिया mn है, ठीक है। तो इस तरीके से काम जो है ना वो हमने कर लिया, ठीक है। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना हो गया r1, इसका जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये बराबर है सर कितना r2। इसके बारे में बात करूंगा तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो कितना हो गया r3 है। और ऐसे ही इसके बारे में बात करूंगा तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा rn हो जाएगा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको दिखा रखे हैं अलग अलग मासेस के। तो सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो क्वांटिटी तो कैसी है, एक स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी जो है ये होती है, जिसमें अगर मैं बात करूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है सर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है मास मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। मास m2 स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस कितना हो गया r2, ऐसे ही मास m3 स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस कितना हो गया r3 का स्क्वायर प्लस 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 अप टू कहाँ तक हो जाएगा mn rn का स्क्वायर। ये प्रोजेक्ट जो है ना वो आपने कर दिया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला मास मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, मास मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस जो है वो करते हैं आप लोग। या इसको अगर लिखना चाहेंगे तो इकट्ठा करके सर हम इसको क्या लिख सकते हैं, समीशन ऑफ mi ri का स्क्वायर। और i जो है वो सर कहाँ से जा रहा है, 1 से लेके n तक। ऐसा ही यूनिट लिखना चाहूँगा तो मास के बारे में बात करूँ तो मास को किस में लिखते हैं, किलोग्राम। डिस्टेंस को किस में लिखते हैं, मीटर। तो किलोग्राम मीटर का स्क्वायर। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने करना है, ठीक है। वर्ड जो है वो क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस तरीके से जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब अलग अलग बॉडीज के लिए मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है आपको। मान लो इस तरीके से एक बॉडी जो है ना वो मैंने बनाई है, ये जो है ना वो हमारे पास एक स्क्वायर जो है वो या रेक्टेंगुलर शेप जो है वो मैंने मानी, ठीक है। और ये जो है उसका क्या दिखा रखा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है ना वो दिखा रखा है, ठीक है। ये इस तरीके से एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसका, ठीक है। यहाँ पे एक मास है जो कि कितना है m, एक मास यहाँ पे अवेलेबल है जो कि कितना है 2m, एक मास यहाँ पे है जो कि कितना है 3m, ये मास यहाँ पे है जो कि कितना है 4m। इस तरीके से मासेस जो है ना वो आपको दिखा रखे हैं। तो इससे जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, ये टोटल डिस्टेंस जो है मान लो ये सेंटर से खींच रखा है, ये कितना है a/2। और टोटल जो ये साइड है, टोटल जो ये साइड है ये बराबर है 1 है। तो हर एक का जो ये वाला मास जो है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखूँ तो कितना है a/2। इस वाले मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखूंगा तो वो भी कितना है a/2। इसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है a/2 और इसका भी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सर वो कितना है a/2। सारे डिस्टेंस जो है वो कितने हैं a/2 के बराबर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं इसका बताना चाहूँगा तो मास जो है वो m, डिस्टेंस कितना है a/2 का स्क्वायर। दूसरे वाला मास कितना है 2m, इसका करूँगा तो ये कितना हो जाएगा a/2 का होल स्क्वायर। फिर वाला मास कितना है 3m, डिस्टेंस देखूंगा तो कितना हो गया a/2 का होल स्क्वायर। फिर कितना है 4m, इसके बारे में बात करूंगा तो ये भी कितना हो गया a/2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से प्रोजेक्ट आपने बना लिया, जिसको लिखता हूँ तो ये कितना हो गया m इंटू में a²/4 प्लस इसको लिखूंगा तो 2m इंटू में a²/4, फिर करूँगा तो 3m इंटू में a²/4। इस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो हम बड़ी आसानी से किसी भी बॉडी की फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ma² को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये चीज़ें जो हैं वो मेरे पास क्या बनेगी, यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 4 इस तरीके से काम कर लिया। 7 और 3 10 हो जाता है, तो 10ma² और डिवाइडेड बाई कितना हो गया 4। 2 से 2 कट जाएगा, ये कितने पे जाएगा 5 पे। ये आंसर जो है ना सर वो हमारे पास बनता है कि काम जो है वो आपने करना क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला मास स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, मास स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, मास स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इस तरीके से आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत बेसिक सी चीज़ें जो हैं वो हम अभी ये डील कर रहे हैं, इनके बेसिस पे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं
वो हम लगा रहे होंगे। ये बात जो है वो आपको पता चली। अगला जो काम करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे ये पता चल गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड फिर हमारे पास दो काम चलते हैं, और वो काम है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एक वर्ड होता है, और एक जो वर्ड है सर वो हमारे पास होता है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ये दो काम जो है ना वो हमने करने हैं, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ये दो प्रोजेक्ट जो है ना वो हमने देखने हैं सर। कैसे करते हैं कि एक पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे और एक परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट कैसे निकालेंगे। तो इनके बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो मान लो हमारे पास क्या है, कोई भी एक ये आर्बिट्रेरी शेप की बॉडी है, इसमें ये जो है ये हमारे पास क्या है, एक एक्सिस है जो कि सेंटर ऑफ रोटेशन से पास करता है, एक इसके पैरेलल एक्सिस है जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने फाइंड आउट करना है। ये तो कौन सा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला है, ठीक है। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो बताना है, एक बॉडी जिसका मास कितना है m, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है ये हमारे पास क्या है AB, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट बताना है, CD के अबाउट बताना है। इन दोनों के बीच में अगर मैं बात करता हूँ तो इन दोनों के बीच में जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो h है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है किसके अबाउट बताना है, CD के अबाउट बताना है। पता किसके अबाउट है, AB के अबाउट पता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट पता है, AB। बताना किसके बारे में है, CD की खास बात क्या है कि CD इसके कैसा है, पैरेलल है, प्लस m की जगह m और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस जो है वो कितने के बराबर हो गया, h का स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा कि सेंटर वाले एक्सिस का जो रोटेशनल एक्सिस से पास करता है प्लस मास मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है। सही है ये बातें। ऐसे ही अगर मैं काम करूँगा तो ये हमारे पास कोई भी एक बॉडी इस तरीके से दिखा रखी है, इसमें एक एक्सिस जो है वो इस तरीके से आपको गिवन है, ठीक है। एक एक्सिस ये एक्स एक्सिस हो गया, इसी तरीके से हमारे पास एक एक्सिस जो है वो क्या हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये जो है ये जिसके अबाउट बताना है वो क्या है, जेड एक्सिस। एक में तो बॉडी लाई कर रही है, बॉडी किस में लाई कर रही है, एक्स और वाई में। जेड वाला जो इस पे आपके फ़ोन के परपेंडिकुलर है, आपके टैब के परपेंडिकुलर है, आपके लैपटॉप के परपेंडिकुलर है। इस जेड के बारे में अगर बताना है तो जेड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो वो क्या होगा, जो जिनमें बॉडी रखी है उन वालों का सम के बराबर होता है। ये काम जो है ना वो आपने करना है सर, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो आपको पता है। ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट्स जो है वो हमने जाने हैं किसके, रोटेशन के। इन रोटेशन के कंसेप्ट्स के बेसिस पे हम न्यूमेरिकल्स जो हैं वो अगले वाले काम में कर रहे होंगे, ठीक है। ये काम कर लेना है।